नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू। विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की हमारी मेहमान हैं दुबई से स्नेहा देव जी। स्नेहा देव जी दुबई में निवासरत एक जानी मानी हिंदी साहित्यकारा एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मूलतः भारत से संबंध रखने वाली स्नेहा जी ने प्रवासी जीवन के बावजूद अपनी मातृभाषा हिंदी और साहित्यिक अभिरुचियों को निरंतर जीवित रखा है। उनकी रचनाओं में जीवन के गहरे अनुभव, मानवीय संवेदनाएं और सामाजिक सरोकार स्पष्ट रूप से झलकते हैं। कविता, कहानी और निबंध जैसे विभिन्न साहित्यिक रूपों में वे सक्रिय हैं। दुबई के बहुसांस्कृतिक वातावरण ने उनके लेखन को और अधिक व्यापक दृष्टि दी है। हिंदी भाषा के संरक्षण और प्रसार हेतु उनके प्रयास सराहनीय और प्रेरणादायी है। तो चलिए मिलते हैं स्नेहा देव जी से। नमस्कार स्नेहा जी। नमस्कार। जी। स्नेहा जी, आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है और हम जानना चाहेंगे कि आपके बचपन की कौन सी स्मृतियां आज भी आपके व्यक्तित्व और लेखन को अवलोकित करती है। देखिए, बचपन में तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर और आपका कि आपने मुझे आमंत्रण दिया और कुछ कहने का अवसर दिया। तो आशा करती हूँ कि ये पूरा जो इन आपने साक्षात्कार लिया है इसमें कुछ ना कुछ लोगों को सीखने और सुनने का मौका मिलेगा। अ, तो बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और आपका पहला प्रश्न कि बचपन से कौन सी स्मृतियां साथ में आती हैं जो एक लेखक को लेखक बनाती है बेसिकली। सो मुझे लगता है कि जब मिडिल क्लास का जो संघर्ष है अगर देखते हैं जो लोग, या वैसे भी जिंदगी में थोड़ा सा और डीपली जो देख पाते हैं संघर्ष को, तो आगे बढ़ने की जो मिडिल क्लास की संघर्ष और विवशता है, जब उससे आपका आपका सामना होता है तो दुनिया का चलन, अन्यायपूर्ण व्यवस्थाएं, मनुष्य का स्वार्थीपन, इन सब की समझ खुद ब खुद आने लगती है। तो ये अपने ग्रोथ के साथ साथ ये आपके भावी लेखक अगर किसी को बनना है तो ये स्थितियां उसके सोचने की शक्ति को भी बढ़ाती है, देखने की शक्ति को बढ़ाती है। इन सब का प्रभाव लेखन पर आगे जाकर एक बहुत ग्राउंड वर्क ही काम करता है। तो मैं यही कहूंगी कि एक आध स्मृति नहीं होती, बहुत सारी होती है जो लेखन के लिए। और लेखन क्योंकि हमारे स्पेशली भारत में तो पढ़ाई लिखाई और इन सबको बहुत महत्व दिया जाता है, तो हम पढ़ते तो रहते हैं बचपन में, तो उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं आता है। तो सारा मुझे लगता है कि आप कितना व्यक्तित्व खोल पाते हैं और कितना गहन दृष्टि से देख पाते हैं, ये शायद आपकी परिस्थितियों का भी हाथ होता है इसके अंदर। बिल्कुल। बिल्कुल सही जी। कहा आपने। परिस्थितियां बहुत मायने रखती हैं कि किस परिस्थिति में आप ग्रोन अप हुए हैं और किस तरह से आपने किन किन चीजों को धारण किया है अपने अंदर। जी। जी। साहित्य की ओर बढ़ते समय वह पहला क्षण कौन सा था जिसने आपके हृदय में कलम पकड़ने की प्रेरणा जगाई। दिल्ली से हैं आप तो लाजमी है कि पढ़ाई लिखाई सब इंग्लिश मीडियम से हुई होगी। तो ऐसे में हिंदी में लेखन कार्य कैसे आपने शुरू किया। ऐसा नहीं है, हिंदी मेरी सबसे प्रिय भाषा रही है और सब्जेक्ट भी रहा है स्कूल में। सो शायद मेरे हाईएस्ट मार्क्स इसी में आते थे हिंदी में, क्योंकि पसंद है मुझे हिंदी। और हम हिंदी मीडियम स्कूल और इंग्लिश का वो जो उस दौर में सब दोनों ही थे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ही हावी रही। अम, तो उस तरह से पहला क्षण तो नहीं कह सकते, पर ये धीरे धीरे ये भी आपको खुद नहीं पता होता। आप लिख सकते हैं कई बार, जब तक आप लिखते नहीं तब तक नहीं पता होता आपको लिखते हैं कि नहीं। तो बहुत समय हो गया ऐसा, मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं लिखूंगी। थोड़ा बहुत बातों को अच्छे से कहना आता था, लेकिन लिखने की कोशिश नहीं करी, प्रयास नहीं किया था। कुछ ऐसे ही जिंदगी चलती रही, जॉब, उसके बाद शादी, उसके बाद दुबई में आ गए, तो यहाँ की जो स्थितियां थी उसमें करते हो, फिर बच्चों का आना, तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मुझे याद है कि अ, जब
बच्चे बड़े हो रहे थे तभी मैंने सोचना शुरू किया। जब वो 8वीं 9वीं में इसमें आ गए तो मैंने सोचा ये लोग तो एक दिन चले जाएंगे पढ़ के, मुझे क्या करना है। जब थोड़ी सी फुर्सत हुई, जब वो बच्चों का भी एक फेज होता है कि जहाँ वो थोड़े समझदार हो जाते हैं, अपने काम करने लग जाते हैं, तो तब मुझे अवसर मिला कि मैं अपने ऊपर ध्यान दूं और सोचूं कि मुझे क्या करना है। तो बाहर जाके काम कर किया जा सकता था, पर जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पर, और सुबह से शाम तक मैं लोगों को काम करते हो तो कभी कभी उन पे तरस ही आता है कि इतना काम क्यों करना पड़ता है। पर जीवन है, अब क्या कर सकते हैं, जिस तरह का जीवन मिलता है उसी में आपको, उसी से आगे बढ़ना होता है, उसी में रहना होता है। तो ये जो क्षण थे आए जब पहली बार शायद एहसास हुआ कि बच्चे अब पढ़ के बड़े हो रहे हैं, तो मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद मैं अपनी हॉबी परस्यू बहुत सारी थी, जिसमें पेंटिंग्स भी है, संगीत सीखना भी है, और लेखन भी अच्छा लगता था। हालांकि ऐसा कुछ बड़ी कोई चीज नहीं लिखी थी, काफी बाद में मैंने शुरू किया। तो फिर मैंने खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैंने एक दिल्ली जब छुट्टियों में जाते थे तो मैंने एक कोर्स किया था क्रिएटिव राइटिंग का। अ, दिल्ली दुबई, ये सॉरी, इंग्लिश लाइब्रेरी है ना वहां पर, हम्म। वहाँ। तो फिर वो बहुत अच्छा किया मैंने, और तब मुझे पहली बार पता लगा कि मैं शायद लिखने के ऊपर ध्यान दे सकती हूँ। तो वहां से मेरी शुरू हुई। तभी भी मैं जैसे होता है ना हर लेखक का, मुझे नहीं पता लेखक या तो बचपन से लेखक होते हैं या फिर बाद में धीरे धीरे बनते हैं। डेवलप तो मैं, करते हैं लोग। जी, डेवलप करते हैं स्किल। जैसे जैसे तो विचार के उगने शुरू होते हैं वैसे वैसे आपको महसूस होता है कि कोई सुनने वाला नहीं है लेकिन मुझे इन्हें पकड़ना है, तो वो जी उसे जी, प्रिजर्व करना चाहते हैं तो वो लिखना शुरू करते हैं। बिल्कुल यही स्थिति रही, तो मैंने भी लिखना शुरू किया। फिर कविताएं बहुत जल्दी लिख लेती थी, हम्म। कहानियां, और उसमें क्योंकि वक्त लगता है और आपको बैठना पड़ता है, फोकस ज्यादा होता है उसमें, दिमाग और दिल दोनों लगता है, क्योंकि आपको कैरेक्टर और सब कुछ करना होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग। तो यू कैन जस्ट डू इट लाइक एक गो में आप नहीं कर सकते। वक्त तो देना। वो थी कि जैसे वक्त मिला तो कविताओं पे ज्यादा हाथ पड़ता गया, और बहुत अच्छी लिखने लगी। मतलब मुझे लगा कि बहुत अच्छी है, लोगों को पसंद भी आती थी। फिर मैंने सोचा, जब बिल्कुल दूसरा बेटा जब यूनिवर्सिटी जा रहा था उस दिन, फिर मैंने भी दिल्ली का अपना रुख किया, और पुस्तक मेरी आई 2019 में क्या पहली। जी। क्या नाम है तो इस पुस्तक का? जी, उसका नाम है स्पंदन, शून्य से शून्य तक। क्या बात है। जी शून्य से शून्य तक, तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग कहते हैं कि आपने शून्य से पूरा ब्रह्मांड क्रिएट किया, जैसे कहते हैं हम कि पूरा संसार बनाना, कुछ नहीं से बहुत कुछ क्रिएट कर देना। तो क्या मैं जी सही जा रही हूँ इस अर्थ के साथ आपकी पुस्तक की ओर? जी, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात कही है आपने, और मैं इसे मानती भी हूँ कि जब भी आपको कुछ बनना हो तो शून्य से शुरू करना चाहिए। जो भी आप बन गए हैं उसको उसको जाके समर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि जो बनते हैं वो अहंकार होता है, और जो नहीं बनते वो शून्य होता है, आप शून्य हैं। और वहां से कुछ बनने की प्रक्रिया अलग ही। अगर आप कुछ बन गए तो कुछ बन गए, हमें कुछ नहीं बनना है, हमें कुछ नया करना है। तो क्रिएटिव जो प्रोसेस थी वो हमेशा शून्य से। और एक दूसरा अर्थ ये भी है कि जब आप राग से उठे हैं, राग में मिलेंगे, तो उससे उसके मध्य जो करना है उसको ही धड़कन कहते हैं, उसी को स्पंदन कहते बिल्कुल, क्या बात है। कहीं सुना था मैंने कि ये जो ब्रह्मांड का गणित ही अलग है। एक से पूरा, पूरे एक से एक पूरा निकल कर बाहर आ जाता है, और हैं। जी मिलकर दो बन जाते हैं, और मिलकर तीन बन जाते हैं। कहते हैं कि एक पूरा, जैसे एक माँ और एक पिता, और दोनों में से एक निकल कर आ गया, तो टोटल तीन हो गए। राइट, हम कहते हैं एक प्लस एक इक्वल टू टू, बराबर। हाँ लेकिन ब्रह्मांड का नियम अलग है, एक प्लस एक इक्वल टू तीन। ये चीज जी होती है कि दो पूरे में से एक पूरा निकल कर आ जाता है। बिल्कुल वैसा ही। तो आप जैसे कह रहे हैं कि मतलब कुछ बन जाना, और वो अहंकार होता है, लेकिन फिर से कुछ नहीं में मिल जाना, तो वो कुछ नहीं जो है वो बहुत कुछ का एक बड़ा वो है।
और आप उसी में हाँ, घुल जाते हो। जैसे पानी में चीनी घुल जाती है और उसी की मिठास आ जाती है, तो सेम वही जो कहते हैं व्यवहार अपने अंदर होना चाहिए, कि हम भले ही कुछ बन गए हों लेकिन कुछ नहीं में विलीन होना चाहिए। होना चाहिए। बहुत तो खूबसूरत बात कही आपने जी, बताएं। मैं एक थोड़ा स्पिरिचुअल भी कभी कभी लिखा करती हूँ, तो उसमें भी मैं कहती हूँ लोगों से, कभी कभी मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, हल्की फुल्की, बहुत ज्यादा नहीं। तो उसमें भी मैं यही करती हूँ कि हमारे जो दुख और उसका कारण ही अपेक्षा है, और वो जब हम अगर डीपर जाए, ये ऊपर की बात नहीं है, थोड़ा समझने की बात है। और छोटे लोग जो उम्र में होते हैं उनको इतनी आसानी से शायद नहीं भी समझ आता, हमको भी कहाँ समझ आता था कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि जो दिखता है वही उनको सच लगता है। पर सच यही है कि हर जब भी आप अहंकार को जानबूझकर उस स्थिति को समझ बूझ कर आप उसके उसको जब समर्पण करते हैं यूनिवर्स को ही, क्योंकि हम वहीं से आया, वहीं से सब कुछ आया, उन्हीं को समर्पित करते हैं, तो बहुत शक्तिशाली, हम उतनी यूनिवर्स की तरह ही शक्तिशाली जीव बन जाते हैं। तो ये बहुत कुछ देकर और बहुत बड़ा बन जाना, शून्य बहुत बड़ा होता है। ये तो हम सकते ही नहीं है, वही है कि हम लेने के हम्म। काबिल बन जाते हैं अगर सरेंडर कर देते हैं तो। जी 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 हर जी। चीज यूनिवर्स में पड़ी हुई है, हर चीज, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो आप अनोखा कर रहे हो। तो बिल्कुल। बात यह है कि आप वो अनोखा ढूंढ कैसे पाते हैं। उसे ढूंढने के लिए आपको वो शक्ति की जरूरत होती है, और वो समर्पण से ही आती है। जब आप यूनिवर्स से कहते हैं कि धन्यवाद, और आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, तो कहीं ना कहीं बुद्धि खुलती है, और जी फिर आप उस चीज को कैच कर पाते हैं जो आप लिखना चाहते हैं। मुझे जहाँ जी। तक मेरा अनुभव है कि ऐसा होता नहीं, है। बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि कुछ क्रिएटिव प्रोसेस ही है कि एकदम कुछ चीजों को मिला के एक नई चीज बनाई जाए। हम्म। तो वो क्रिएटिव प्रोसेस है, और वो उसमें अगर पहले ही मिलावट हो तो वो थोड़ा सा, मतलब माइंड का हमेशा साफ रहना, दिल का स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है, बहुत उनके लिए। खालीपन जी। बहुत जरूरी है ताकि कुछ भरा जा आज। सके। जी जी जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते समय, और इन 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 विषयों पर बात हमारी शुरू हुई है अभी, तो आगे बहुत ही अनोखा होने वाला है यह साक्षात्कार। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेखन की शुरुआत आपकी कैसी हुई ये तो पता चल गया। आप जानना चाहते हैं कि प्रवासी जीवन अनेक जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है। आपके बच्चे हैं, आपने उन्हें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। ऐसे में आप अपने सामाजिक दायित्वों और साहित्यिक साधना में संतुलन कैसे साधती हैं। सुना है आप समाज सेवा भी करती हैं, तो किस तरह से इसे आप बैलेंस करती हैं। देखिए, बहुत ज्यादा नहीं कर पाती। मैं अभी भी ये कहूंगी कि मैं नहीं मानती कि मैं साहित्य साधना में संतुलित हूँ, मैं संतुलित ही हूँ अभी। क्योंकि साहित्य को अपना 20% देना अपना आ, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि साहित्य पे अगर आप जाए तो आप कितना कुछ कर सकते हैं। और जो साहित्य की आज की स्थिति है वो पहले से कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, वो गिरता जा रहा है, उसमें बहुत ज्यादा हमको भीतर जाना की जरूरत है, मतलब अपना अपना ज्यादा देना, उसको प्रेम से उसको हाँ, उठाना। साधना, उसमें साधना करने की जरूरत है काफी। जी, साधना की जरूरत है, और वो निजी साधना नहीं है, वो सबको उठा के अगर आप कर पाएंगे, तो जब वो माहौल बना पाएंगे, तो साहित्य के लिए ये नहीं कि एक आपने एक किताब लिख दी और आपने सही बहुत बड़ा, काम कर वो दिया। एक निजी, हाँ, निजी अभिव्यक्ति है, और उसमें एक निजी कंट्रीब्यूशन छोटा सा है। लेकिन साहित्य एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। अगर आप समाज की बातें करें, तो समाज भी तो हम लोगों से मिलके बना है। तो अगर हम साहित्य के द्वारा, या साहित्य एक अंग है जो जिसमें हम उठा सकते हैं उसको, क्योंकि हम लेखक हैं, या फिर जो इस तरह की कला क्षेत्र में है। लेकिन आप देखिए कहाँ कहाँ और भी जो समाज के अंग है, वहां पर जाकर जो चीजें खराब हो चुकी है उनको ठीक किया जा सकता है। आप ठीक, क्योंकि हम इंसान हैं, हम ही बनाते हैं। जब इतना कुछ अचीव कर लिया है, तो ऐसा नहीं कि वो जो छोटे छोटे पैकेट्स कहीं कहीं रह गए हैं खराब, तो उसको ठीक नहीं, जागरूकता की बस जरूरत है।
तो जागरूकता का काम तो लेखन कर ही सकते हैं कि साहित्य को भी उठाना है, इसलिए उठाना है कि जागरूकता बढ़े, लोग अच्छा लिखें, अच्छा पढ़ें। ऑफ कोर्स इसमें से थोड़ी छटाई तो करनी पड़ती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से सबकी पहुंच बहुत साहित्य के में हो गई है। मतलब साहित्य में नहीं बोलूंगी, साहित्य बहुत पवित्र और उच्च गरिमा का शब्द है। मैं कहूंगी कि लेखन की और कलाकृतियों में मतलब उनकी पहुंच ज्यादा हो गई है। अब इसमें कोई समीक्षक नहीं रहा। तो सब क्या होता है कि जो अच्छा पाठक होता है उसको बहुत मेहनत लगती है कि सही क्या है, क्या पढ़ा जाए। तो ये जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक लगती है मुझे, क्योंकि रील्स देखते जाते हैं, पता ही नहीं ज्ञान कौन सा है, हर कोई किसी के पास ज्ञान है। तो वहां से सही चीज ढूंढ के लाना या फिर ना भी लाना, मैं तो कहती हूँ कि वहां बाहर कुछ नहीं है, भीतर ही है वैसे तो ज्ञान। तो ध्यान और अंतर मन में जाओ तो आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता लग जाएगा कि कहाँ क्या है। और आपका जो ये सवाल कि संतुलन कैसे साधती है, तो बस मैं वही बताना चाह रही थी बहुत सच्चाई से कि बहुत कुछ किया और जा सकता है। कोशिश करती हूँ मैं, और भी प्रयास करती हूँ कि मैं किस तरह से करूँ। अन्य विधाओं में लिखना, वही मैं कह रही थी ना कि वो निजी अभिव्यक्ति एक छोटा सा माध्यम, छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर आप साहित्य के लिए मंच बना सके, अच्छा जैसे आप भी कर रही हैं, ये जहां से बात आगे पहुंच सके और सही बात आगे पहुंच सके, ये बहुत जरूरत। अच्छा। ये भी साहित्य का है। जी, समय की जरूरत है। मैं बिल्कुल सही आप मतलब जो कह रही हैं मैं उस बात को समझ रही हूँ। साहित्य जो कि समाज का हित कर सके, लेकिन जी और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से समाज को बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत समाज उसे अडॉप्ट करता है उन चीजों को। तो अब ये वही। लेखन कार्य है, लेखन कार्य पढ़ता नहीं है आपको, ये सब डिजिटल देखते हैं। जी, जब यही लगता है पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक रेशियो, एक बहुसंख्यक जो लोग हैं वो डिजिटली देखते हैं, और जो उनके दिमाग को अच्छा लगता है, जिसमें उन्हें मजा आता है, इंटरटेनिंग वाला, वो चीजें देखते हैं वो। वही प्रॉब्लम है कि थोड़ी जो ना भौतिकीकरण के कारण काफी मतलब हर चीज एडवर्टाइजमेंट बन गई है। अब साहित्य को भी एडवर्टाइजमेंट जैसा नहीं बनाना चाहिए, वही मैं कह रही हूँ। अब साहित्य को कहीं ना, एक तो सपोर्ट नहीं मिलता साहित्य को इतना ज्यादा, क्योंकि इस समय साहित्य की स्थिति बहुत मुझे कम दिखाई देती है। जो पहले हुआ करता था कि इज्जत और वो सब ऐसे ही मान दिया जाता था कि कोई कर सकता है, अब हर कोई कर सकता है ऐसे ही। और वो एआई से और ज्यादा वो हो गया, मतलब और हाथ में आ गया। तो हमें अहंकार कहाँ काम कर रहा है और सच्चा आत्मिक काम कहाँ हो रहा है, उसको ही ढूंढने में सेट नहीं समय कह सकते, और अंत नहीं पता चल रहा है। अंत नहीं पता, किसी सतही ने कहा था बात। कि जी हमारा लिखा हुआ जो है, हम एआई का सहारा लेकर के एआई से रॉ मटेरियल तैयार कर सकते हैं और उसको हम अच्छा बनाकर लिख सकते हैं। बट मुझे जो स्थिति नजर आ रही है कि रॉ मटेरियल हम तैयार कर रहे हैं, एआई उसको परफेक्ट कर रहा है। जी जी जी। जी मैं ये कह सकती हूँ, आप फैक्ट्स लीजिए। आप अगर लिख रहे हैं तो उससे मदद लेनी भी है तो फैक्ट्स की लीजिए। लेकिन भाव और उसका एआई का भी नहीं कर सकता, भाव तो नहीं दे सकता वो उसको, इमोशंस को, और उसकी उसमें इमोशंस क्या होते हैं, उसके उसका असर क्या होता है, उसके वातावरण पे असर कैसे पड़ता है, आसपास के लोगों को उन भावों से क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। मुझे नहीं लगता कि एआई करता होगा या फिर वो उतना सच्चा हो सकता है। मतलब डेफिनेटली साहित्य कभी जाएगा नहीं। वही वाली बात है कि आप फैक्ट्स निकालें और उस पे काम करें। अगर आपको चाहिए कि अब जनगणना की एक संख्या आपको जाननी है, आप जरूर जाइए कि कितना प्रतिशत कहाँ क्या हो रहा है, तो आपको फैक्ट्स मिल जाते हैं, लिखना तो खुद ही पड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है कि जानकारियां हासिल करनी है तो आप करें। अब वो डेटा है वहाँ पे तो सब कुछ पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल। फैक्ट निकाल के दे देता है, ये एक आपके लिए बहुत बड़ी सुविधा है।
सुविधा है कि चुटकियों में हर काम हो रहा है आपका जो आप चाह रहे हैं, लेकिन अब कमांड देने की जो पावर है उसको आपको कितना प्रबल करना है, आप मतलब समझदार कोई बिल्कुल शख्स काफी है कि अब खुद को कमांड देने की, उसमें कहते हैं कि अगर हमें मालिक बनना है तो उस तरह से हमें रहना भी होगा और कमांड भी देनी पड़ेगी, वरना नौकर हावी हो ही जाएगा हम पर। सही बात है। और ये होता भी है। हम्म। अभी हम हमारे दिमाग ही हम पर कभी कभी इतना हावी होता है कि हमें खुद को ढूंढना पड़ता है कि हम क्या चाहते हैं। हम्म। लेकिन दिमाग इतनी इंफॉर्मेशन इधर उधर से आ जाती है कि हमको पता ही नहीं लगता कि हम वो, जब हम बात कर रहे हैं तो वो बाहर की जानकारी बाहर है या अंतरात्मा की इच्छा बाहर आ रही है। तो ये कंफ्यूजन भी होता है। तो ये मतलब सच में वो ये जो स्वामी वाली बात कही आपने, तो वो बहुत सही है कि कभी कभी हमें पता ही लगता, हम खुद ही गुलाम हो जाते हैं आ, अपने ही जानकारियों के जाल में फंस कर। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल जानकारियों का जाल बहुत है। ज्ञान कोई नहीं सुनना चाहता, सबको या पता। आप सोचेंगे जी अरे मुझे ज्ञान मिल गया अनोखा, मैं लिख दूं कोई पढ़ेगा। नहीं पढ़ते लोग, उनको लगता है ये सब कुछ हमें पता है, कुछ ऐसा बताओ जो नया हो, या कुछ और। तो अब वो नया ढूंढने के लिए आपको खुद उठना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, आपकी सोच आपको वो करनी पड़ेगी। शायद अभी तक हम पृथ्वी तक सीमित थे, अब हमें अंतरिक्ष तक जाना पड़ेगा। जी जी। जी। तो स्नेहा जी, आगे बढ़ते हैं। तो आपके विचार में समाज और साहित्य का परस्पर संबंध किस रूप में सबसे जीवंत दिखाई देता है? तो जी। मेरे हिसाब से लेखन की हर विधा जो है वो समाज और जीवन का आईना ही होती है। हम्म। क्योंकि जो हम देखते हैं आसपास और जो महसूस करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक एक अलग सेगमेंट हो जाता है, उसके लिए आपको अपने पर काम करना पड़ता है, दूसरी तरह का एक होता है। उसके अलावा अगर आप सामाजिक बात लेखन कर रहे हैं या किसी तरह की व्यंग विधा लिख लें, तो वो भी आसपास जो चल रहा है उस माहौल से उनकी अ, जो भी उसमें कमियां हैं उसके रूप में आता है। तो हो रहा तो आसपास जीवन, तो जीवन और समाज और उनका अभिव्यक्ति साहित्य है। तो किसी भी काल का अगर आप जानना चाहेंगे कुछ कि उस काल में क्या होता है, तो उसका साहित्य पढ़ेंगे। तो ये संबंध है, मतलब एक आईना है। आईना है, संबंध है। और मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बात याद आई, किसी ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तो हो गया है, लेकिन इंसान अभी भी बेवकूफ है। वो तो है ही। जी। तो ये जो बेवकूफी है, मुझे ऐसे लगता है कि यही चीज लेकर जाएगी जो हमें कुछ नयापन लेना लाना है। क्योंकि शायद आर्टिफिशियल बेवकूफ नहीं बनेगा, और जो चीज वो नहीं बनेगा, अगर वो चीज पेश की जाएगी तो फिर शायद ज्यादा मतलब लोगों को पसंद आएगी, या कुछ ऐसा होगा कि कुछ नया क्रिएशन है। अब मैं कहती हूँ कि बेवकूफी मतलब ये नहीं। हम थोड़ा और पीछे जाते हैं। आपने व्यंग की बात की, लेखन में व्यंग करना, कहना कुछ और, मतलब कुछ और निकलना, और लोग वहां तक पहुंचे कि भाई आपने जो कहा है वो समझ गए हैं वो, और उस बात को क्लियर ना कहा गया हो। ये जो कला है, जो पहले की सास बहुएं या जो कहा जाए ताने मारती थीं या कुछ ऐसा करती थीं, तो ये जो लेखन है, ये जो कला है, अगर इसे और ज्यादा डेवलप किया जाए और मतलब लिखने की और सक्षम बनाया जाए, और समीक्षा जैसे आपने कहा, तो उस चीज पर हमें ज्यादा काम किया जाए उस पर, तो वो मुझे लगता है कि वर्कआउट करेगा। अच्छा है, एक विधा ही है व्यंग। असल में कभी कभी वही सारे लेखन का जो ध्येय है वो जागरूक करना है या उस स्थिति से अवगत कराना है, हम्म। किसी स्थिति से। तो अगर हमारा ध्येय ये है तो वो कोई भी विधा हो सकती है। आप कहानियों में भी कर सकते हैं, हम करते ही हैं कहानियों के द्वारा कुछ कहते हैं। प्रेरणादायक कहानियां तो हम सभी लिखते ही हैं। सब लिखते ही हैं, कुछ संदेश भी हो और ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है। हम्म। वो भी एक डिपिक्शन होता है कि आप विधा के। व्यंग भी बहुत अच्छी विधा है, पर उसमें दिमाग लगता है हाँ तो काफी। जी बिल्कुल, तो और मुझे लगता है। जानकारी सही होनी चाहिए, बिकॉज आप आपके हिसाब से देख रहे हैं, बट वो सच है या नहीं इसकी समीक्षा करके ही आप एक अच्छा व्यंग लिख सकते हैं। क्योंकि
वो नहीं तो अदरवाइज वो आपका निजी ओपिनियन हो जाएगा, विचारधारा हो जाएगी। तो ये भी होता है बहुत बारी व्यंग में हम देखते हैं, क्योंकि एक आदमी जैसे खास करके राजनीतिक व्यंग या वो है, ये तो मोस्टली एक तरफा राजनीति। दिखते हैं। तो हम्म। वो फिर व्यंग व्यंग सा नहीं हुआ। व्यंग तो वही है जो एकदम सटीक, हर पे फिट हो जाए, हर बात पे, हर जने पर बराबर से न्याय के साथ फिट हो जाए। हम्म। तो काफी मेहनत वाली ये विधा है। हम्म। मेरा ये नेचर है नहीं एक्चुअली सरकाजम का। फिर हम्म। भी मैंने 4-5 व्यंग लिखे थे, क्योंकि मुझे मजा भी आता है। पर वही है कि ये स्वभाव में होना चाहिए मुझे लगता है, कि आप किसी को सरकास्टिकली बात भी नहीं करना आपको पसंद है, तो आप व्यंग लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। कि और दूसरा ये है कि जो बात कहनी है वो पूरे साहस के साथ सीधे कहो, तो आलेख लिखना हाँ। ज्यादा पसंद, कि अच्छा। क्यों घुमा फिरा के कहना है, सीधा कहो ना कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, सीधा या ये कहा क्या। तो वो तीर बिल्कुल निशाने पे लग जाता है, और फिर जी लोग जी उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। मैंने कुमार विश्वास जी का व्यंग बहुत बार सुना है। तो वो कहते 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 हैं कि भाई कहाँ पहुंच गए आप लोग, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। मतलब लोग जी। समझ जाते हैं कि इन्होंने कहाँ का और क्या ताने मारे हैं, लेकिन हाँ, हाँ। वही मैं, बहुत कला, मतलब अच्छी कला है वो। जी जी। अ, लेकिन हमारे साहित्य, हम सॉरी, व्यंग जो है हम्म। हमारे मुहावरों में है। हम्म। कितना कुछ है जो जब हम देखते हैं पीछे। हम्म। आपने ठीक कहा कि तानों तानों में ही बात हो फिर जाती पात थी। पे तीन पात लोग कह देते हैं ऐसे। तो वो भी तो एक हाँ, तरह से व्यंग ही है। व्यंग ही है, नाच जी नावे आंगन टेढ़ा, है जी ना। जी। तो हाँ। ये बहुत सुंदर है, हमारे जो साहित्य है, पुराना साहित्य, उसमें सब कुछ है। जी न जी। एकदम, जब आप पढ़ें तो आप अचरज करते हैं, एक लेखक के तौर पे पढ़ें एकदम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ने की आवश्यकता है। जानकारियां जो भी हैं, मुझे लगता है कि उन्हें अब धीरे धीरे अपने बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि दुबई में हिंदी का कैसा चल रहा है? बच्चों को पढ़ने के लिए सब्जेक्ट है वहाँ पे हिंदी? जी जी। सारे जो सीबीएसई और ये सब है वहाँ पर, हम्म। जब तक भाषा का चयन, मतलब एक, अ, फिर एक लैंग्वेज का जब चयन करना होता है, तब ये लोग फ्रेंच या कुछ और भाषा ले सकते हैं अपनी मातृभाषा, लेकिन तब तक हिंदी है। हम्म। हिंदी कोर्स सब्जेक्ट और है सीबीएसई। जो हिंदी लेना चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट एक मातृभाषा ले सकता है कंपलसरी। जी। जी। तो उसे सिलेबस में जोड़ा जाता है, उसके मार्क्स वगैरह? जी बिल्कुल। 10th तक मैंने अपने बच्चों को, उनको 8th में शायद ऑप्शन थी, मुझे याद नहीं आ रहा। हम्म। पर मैंने उनसे कहा कि देखो, हम अ, भारत है, हम भारत के भारतीय हैं, तो हमको अपनी भाषा तो आनी चाहिए। तो हम्म। वो, नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है, सब लोग अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। तो बहुत, मैंने कहा तो इसकी गरिमा रखनी चाहिए, तो बहुत मुश्किल से, हिंदी थोड़ी कठिन होती है, हम्म। मार्क्स लाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मैं ही पढ़ाती थी, लेकिन फिर बच्चों ने कर लिया। लेकिन क्या बात है। कम से कम 10th तक कर लिया। तो मैं, वो कहती थी क्यों करना है हमको, ये यूज नहीं है, ये तो इस्तेमाल नहीं। मैंने कहा नहीं, जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप पढ़ना चाहोगे ना अपना साहित्य, तो आपको हिंदी आएगी, तब आपको अच्छा लगेगा। क्या बात ऐसे किसी तरह से उनको सिखा दिया। है। जी जी। विदेश में रहते हुए मातृभाषा को संजोए रखना ये रियल में एक बहुत टफ टास्क है। और जब अगर मातृभाषा स्कूल में पढ़ाई जाती है तो ये थोड़ा आसान हो जाता है अपने बच्चों को सिखाना और करना। तो अच्छी बात। क्योंकि हाँ जी। जरूरी है। पर मुझे लगता है कभी कभी कि इसमें हमारे पेरेंट्स का भी थोड़ा सा, हम बच्चों को नहीं कह सकते, क्योंकि उनको तो वही वो सीख जाते हैं जो हम सिखाते हैं उनको। हम्म। अगर हम इंग्लिश में ही बातें करना शुरू कर देते हैं कि सबसे पहले नोज, ईयर, कान, और ये मतलब ऐसे सिखाते हैं इंग्लिश, इंग्लिश तो ना चाहते हुए भी सीख जाते हैं, सीख क्योंकि जाते हैं, बच्चा यहाँ आता है और साल 2 साल में वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है हिंदी में, क्योंकि तो वो। हिंदी, हम्म। हाँ, जी जी, सॉरी, मैं ये कह रही थी कि हिंदी घर में ही बातचीत के दौरान बच्चा आपको सीख। करनी, जी। इंग्लिश को बाहर के लिए छोड़ देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो साहित्य की किस विधा, कविता, कहानी या किसी अन्य रूप में आप स्वयं को सबसे निकट पाती हैं और क्यों? है। तो जैसे मैंने कहा, आपसे अभी पहले कहा कि कहानी या किसी भी अन्य विधा में, कविता के अलावा,
हम्म कविता मेरे लिए शायद बहुत सहज रूप से आ जाती है। हम्म कोई भाव या कुछ भी लिखना होता है तो मुझे ज्यादा समय नहीं लगता, और वो चलते फिरते भी हो जाती है, कि हम्म बस 10-15 मिनट बैठी और कविता लिख दी। हम्म लेकिन अगर कहानी लिखती है तो आपको प्रॉपर समय, मैंने ऐसा नहीं है, पहले लिखी है, लघु कथाएं लिखी हैं, पर वो थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है, किसी ने अगर कहा तो फिर लिख देंगे। तो ये एक वातावरण पे भी बहुत, हमारे पीछे से कोई हमारे परिवार में कोई लेखन से जुड़ा नहीं रहा, तो थोड़ा सा मुझे कभी कभी उसकी कमी महसूस होती है कि जो एनवायरनमेंट है वो नहीं है, तो मुझे खुद क्रिएट करना पड़ता है वो वातावरण। तो यहाँ पर इसीलिए मैं महिला काव्य मंच जो है हम्म उसकी मिडिल ईस्ट की वो हूँ उपाध्यक्ष, विदेश उपाध्यक्ष हूँ, हम्म, और मेरे अंडर में 9 यूनिट्स काम करती हैं। बहुत तो खूब। जी, तो हर महीने हर मासिक गोष्ठी होती है जिसमें सब अपनी लिखी हुई स्वरचित कविताएं पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि लिखना रहता है, वो मोटिवेशन रहता है एक दूसरे का, क्योंकि पढ़ाई पढ़ते हैं तो हम सुनते हैं एक दूसरे को, तो वो बहुत बड़ा माध्यम बनता है हिंदी सेवा का भी, क्योंकि हिंदी में लिखा जाता है, और कविताओं की अभिव्यक्ति से अंदर जो संतुष्टि मिलती है उस, वो तो बहुत ही अलग है। बिल्कुल बिल्कुल तो सच बात तो कही आप। यही कहूंगी कि कविताएं लिखती हूँ, लेकिन आजकल अगर मुझे समाज पे लिखना है तो मैं आलेख भी लिखती हूँ, और मेरी एक मेडिटेशन डायरी के नाम से एक सीरीज है जिसमें मैं स्पिरिचुअल भी लिखती हूँ। और इस तरह से जहां भी मुझे लगता है, साहित्य के लिए भी मैंने 3-4 सीरीज में ऐसे लिखा है, हम्म संघर्ष रथ साहित्य, हम्म तो जिसमें बताया कि किस तरह से साहित्य, अब क्या होता है कि अगर अब पहले का जमाना पता नहीं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ हम्म कि पहले जो था साहित्य को, अकबर जैसे नवरत्न रखे उन्होंने, तो एक सपोर्ट सिस्टम था कि वही आप खुल के लिखिए, वह लिखिए और पढ़िए या गाइए, वो नवरत्न, उसमें सरकार ने बेसिकली सपोर्ट किया। यहाँ पे साहित्य का कोई, अब वही हम अपनी जीविका के लिए भी अर्न कर रहे हैं, तो अभी साहित्य से तो पैसे नहीं होते हैं, तो इंसान को जाना ही पड़ता है। तो बिल्कुल। जो साहित्य में काम करता है उसका सपोर्ट सिस्टम सरकार की तरफ से या कहीं से तो होना चाहिए, मुझे लगता है कि अभी ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब भारत मैं बताती हूँ आपको इसके बारे में कि दिल्ली में जो बहुत बड़ा मंच है एक साहित्य का, जो सरकार से जुड़ा हुआ है, और वो विदेशों पर प्रवासी भारतीयों पर काम करना है, करते हैं, विजिट करते हैं, इसके लिए वहां से काफी अच्छी खासी एक धनराशि निकलती है। जहां तक मेरा मानना है, उसमें से बहुत लोगों को पुरस्कार दिए जाते हैं, प्रोत्साहित किया जाता है। कुछ प्रवासी भारतीय भी होते हैं, कुछ वहाँ के भारतीय भी होते हैं, कुछ ड्रामा नाटकों के लिए निकलता है और वो दिए जाते हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है। मतलब सरकार देती जरूर है, लेकिन उसका फ्लो किस तरह का है, इस पर हम एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, और ये एक अलग विषय हो जाएगा चर्चा का। तो जी, तो ये बात है कि इसमें मतलब हिंदी भाषा से संबंधित, अब जैसे हम लोग यहाँ पर सिंगापुर में हैं, तो बहुत सारी अध्यापिकाएं हैं जो हिंदी पढ़ाती हैं। जैसे आपने कहा कि आपके यहाँ भी स्कूलों में एक सब्जेक्ट हिंदी हम ले सकते हैं, तो उन विद्यार्थियों को कौन पढ़ाएगा हिंदी? तो जो हमारे यहाँ पर ईपी में एम्प्लॉयमेंट पास में हैं, जिनके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं ईपी में, और उनको डीपी मिला हुआ है, डिपेंडेंट पास, तो वो बाहर निकलती हैं, इवन दो कि वो बहुत हाईली क्वालिफाइड होती हैं, कुछ डॉक्टर कुछ वकील, लेकिन वही है कि वो एक ऐसी महिला होती हैं कि उन्हें कुछ करना है बाहर निकल कर। तो फिर सरकार उनका एनओसी बना कर देती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और उनको हिंदी सोसाइटी या डीएवी जैसी संस्थाएं हैं जो कि सरकार से जुड़ी हुई हैं, भाषा विभाग से जुड़ी हुई हैं, और फिर उन्हें वो हायर करती हैं और नॉर्मल लोकल स्कूलों में भेजती हैं। और सेंटर्स भी होते हैं शनिवार के दिन, तो वहाँ पर हिंदी 4 घंटे के लिए बच्चे आते हैं, पढ़ाई जाती है जो लोकल स्कूल में नहीं पढ़ पाते। तो एक तरह से और उन्हें वो हैनोनोरियम के नाम से कुछ पैसे देते हैं। मतलब लेवल वो तो नहीं होता है, लेकिन कुछ नहीं से कुछ बेहतर है।
अगर हम्म। वो अध्यापिकाएं इतनी ज्यादा पैशनेट हैं कि उन्हें कुछ भी ना मिले तो भी वो जाकर पढ़ाएंगी, क्योंकि उन्हें तो व्यस्त रहना है। लेकिन उन्हें कुछ मिल भी जाता है तो ये उनके लिए और ज्यादा मतलब मोटिवेशन वाला कार्य हो जाता है। तो एक तरह से जीविका भी उनकी चल रही होती है। तो ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा है कि कुछ नहीं से कुछ बेहतर है, आप कर रहे हो, आप जुड़े हुए हो, आप खुद को ग्रोथ कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो। और सरकार भी ऐसे कि ट्रेनिंग देती है कि आपको सिंगापुर में पढ़ाना है हिंदी, लेकिन जो अदर भाषाएं हैं, इंग्लिश है, मले है, तमिल है, नॉन हिंदी लैंग्वेजेस हैं, उनका सिलेबस और इस हिंदी का सिलेबस सेम होता है, बस भाषा अलग होती है। जी। तो उन सब की ट्रेनिंग देना, वो लोग वो सभी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो भाषा के क्षेत्र में उन्होंने जो इन्वेस्ट किया होता है उसका फ्लो बहुत सही तरीके से चल रहा होता है। तो एक सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन हाँ, साहित्य की जगत पे अगर हम कहें, ये तो बात रही कि स्कूलों की, किंडरगार्टन हो गया, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, यहाँ तक। लेकिन जब साहित्य की बात आती है तो साहित्य में यही है कि आप किताबें छापें अपनी और उन्हें फिर पब्लिश करें, बेचें, फिर आपको पैसे मिलेंगे। या तो फिर कोई बहुत लकी हुआ, बहुत किस्मत वाला हुआ और अपना नाम कर गया, तो फिर सरकार शायद वो उसे पुरस्कार में दे या उसका भत्ता बांधे कि भाई आप हमारे देश के महान कवि हैं तो आपको ये प्रोत्साहित राशि दी जा रही है जो हर महीने आपको मिलेगी। और इसके अलावा तो मुझे ऐसा लगता है कि संस्थाएं चलाने के लिए सरकार नहीं ऐसा कुछ प्रोवाइड करती है। जी जी, वही एक मुझे लगता है यहाँ पर एक गैप सा है, एक कुछ है जिसको भरना चाहिए शायद। मतलब मेरी सीमित बुद्धि कहूंगी, लेकिन जो लोग बाहर हैं और किस तरह से इसको किया जा सकता है कि ये मेन स्ट्रीम में आ जाए किसी हम्म। तरह, और हम्म। इसको भी समझा जाए कि ये भी हमारे ही लिए, हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है। और सरकार नहीं तो बहुत सारी यह संस्थाओं को भी डोनेशन पे फिर काम करना पड़ता है, ज्यादातर स्पॉन्सरशिप हम्म। वगैरह पर। हम्म। अब स्पॉन्सरशिप पे काम जो है वो अच्छे से करेंगे को इसमें मुझे लगता है कि कुछ लोगों को एज ए बहुत ईमानदारी के साथ करना चाहिए। और बोलें। एक हम एक से एक बढ़कर, स्पेशली सिंगापुर में भी होंगे, पर यहाँ भी भारतीय जो है बहुत ऊंची जगह पर बैठे हुए हैं, इन द सेंस कि बिजनेस वगैरह के मामले में। तो उनको थोड़ा सा ये कहना कि ये भी आप देश के लिए कीजिए, उसको जाकर उनको समझाना और उनसे कहना कि इसको सपोर्ट कीजिए, ये काम किया जा सकता है। और तो सरकार सारा कुछ नहीं कर सकती हो, क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा कि कोई भी संस्था बनाते हैं उनको चलाने वाले फिर भी व्यक्ति ही होते हैं। अब वो कितनी उनकी नियत, उनकी मंशा, उनका अपना पर्सनल जो ध्येय है वो सब उसमें आड़े आता है। तो वहां पे कुछ कभी कभी मतलब जी जी, सब मैं चीजें बिल्कुल समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते स्टार्ट हैं। जी। जैसे स्टार्ट से और शुरुआत होती है इस सब बात नहीं। को सभी जानते हैं, जो जी। भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो पुरस्कारों की जो कहानियां हैं वो भी जानते हैं। और जिस सोर्स माध्यम की जो हमने बात की वो भी जानते हैं। परंतु हाँ। ऐसी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, अभी तक वही। निकल कर नहीं आया है। एंड देखिए, भगवान की कृपा रही, कोई होगा जो इस तरह की बात सरकार तक पहुंचाएगा। और मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि आप देखें कि विदेशों में तो फिर भी हिंदी कितनी अच्छी तरीके से फल फूल रही है समहाउ। चाहे चार लोग ही बिल्कुल। हैं, सौ सौ अगर भारत में है तो चार का रेशियो मान के चलिए कि 4% पीपल भी हिंदी को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, सभ्यता संस्कृति सब कुछ कर रहे हैं। जी। लेकिन अभी मेरी बात हुई थी तेजिंदर जी से। उन्होंने कहा कि आप हमसे पूछेंगे कि लंदन में हिंदी का क्या स्थिति है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि भारत में जन्मी है ये, और भारत की जो सबसे कैपिटल सिटी है मुंबई, वहां पे हिंदी बोली जाए तो झापड़ पड़ता है। क्या अगर कह रहे हैं।
जी ने मतलब ऐसा अभी एक किस्सा हुआ था, अगर आपने ओ, सुना हो तो, कि मराठी बोलिए और हिंदी हाँ, बोलने वाले को थप्पड़ मारा था। ये इस तरह के लोग हर जगह होते हैं, और वहाँ थोड़ा बहुत हम उस पे ध्यान नहीं दे सकते इन इंसिडेंट पे, क्योंकि उनका सही मानसिक अवस्था में वो लोग नहीं होते जो इस तरह की चीजें करते हैं। हम्म, तो ये जो साहित्य और जो हम बड़े काम करना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल ही हमारा खुद का दिमाग सही जगह होना चाहिए। और वही कह रही थी, सही मंशा, समाज, मतलब सिर्फ सेवा, सिर्फ दिखाने के लिए सेवा नहीं है, वो अंतर मन से सेवा की भावना होगी, वही लोग कर पाएंगे जो शायद सामने भी ना आए। बिल्कुल अ, सही। जिनको सामने आने की हाँ, जरूरत नहीं कोई लालच उन्हें फेम है नहीं वो। चाहिए, उन्हें जी, अ, विख्यात नहीं होना है, ना उन्हें पैसे से लालच है, ना उनको फेमस होने का लालच है। तो वही है कि वही इंसान ऐसा कार्य कर सकता है। तो हम लोगों के दिमाग में एक बात आई थी कि क्यों ना हम थोड़ा सा, जैसे हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, या 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, तो इनके माध्यम से जहां पर भी जिस भी देश में प्रोग्राम हो रहे हों, वो भारत के नामी ग्रामी साहित्य के कर्ता धर्ता जो प्रवासी भारतीय से अपने आप को बेहतर समझते हैं, वो हिंदी को अपना स्थान दिलाने का कार्य करें। हिंदी जी, तो हिंदुस्तान की भाषा है, नेशनल लैंग्वेज, बहुत पहले से सभी जगह बोली जा रही है, उसे राजभाषा तक आकर रोक दिया गया है, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, कि लोग बिल्कुल, कर कह पा रहे हैं कि नहीं, आप हमारे राष्ट्र में हैं तो हमारी भाषा बोलो। हर राष्ट्र की अपनी एक भाषा है, और यह एक सुंदरता है, एक ब्यूटी है। इसका अर्थ ये नहीं बिल्कुल, कि आप यथार्थ जो है उस चीज को नकारा जाए। जो वेद पुराण है वो हर चीज हमारी हिंदी में लिखी गई है, और हिंदी से ही हिंदुत्व और हिंदुस्तान बना है। तो हिंदी तो बिल्कुल, मुख्य भाषा होनी चाहिए भारत की। और हर देश अपनी वही, भाषा को रखता है, एक भाषा नेशनल लैंग्वेज होती है। आप जर्मन में ले लीजिए, फ्रांस में ले लीजिए, और वो बहुत प्राउड फील करते हैं अपनी वही भाषा। तो मैं कह रही हूँ, गर्व करते हैं वो अपनी भाषा हम्म, बोलने में, और उसको प्रमोट करने में, मतलब बिल्कुल वो, अब यही चीज, यही गर्व आना चाहिए कि भारत को, भारतीयों को भी लगे कि हमें गर्वित होना है अपनी मातृभाषा के लिए। अब पता नहीं, मुझे लगता है कि हम काम तो कर रहे हैं, या फिर कितना एक्चुअल हो रहा है इसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पाती। पर जो आप कह रही हैं कि ऐसे प्रयास करने चाहिए कि वहाँ के जो लोग हैं, जो जिनका कुछ नाम है, जिनका इन्फ्लुएंस है, असर है, हम्म, जिनकी बातों का, उनके पास जाया जाए और कुछ इस तरह के सुझाया जाए कि इस तरह से करना चाहिए हिंदी का। बिल्कुल, क्योंकि अखंडता में एकता जो थी वो ऐसी ही बंधी हुई थी कि एक 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 राष्ट्र बनकर एक बड़ा नेशन बना हुआ है। तो वैसे ही जो सारी भाषाएं हैं उसके ऊपर एक भाषा हमारी हमेशा से रही है, जैसे बिल्कुल, कहते हैं। तो इसका अर्थ है ये है कि उसको उतार दिया गया है, और फिर आप उस पर मतलब उसकी स्थिति बिगाड़ दी गई है, उसे फिर से बिठाएं। बड़े बड़े काम आप लोगों ने ठीक किए हैं, थोड़ा इसे भी करें। से भी करें, देश सही की बात है। आजादी हो गई, अब भाषा की आजादी होने दीजिए। जी। मैं सहमत हूँ आपसे बिल्कुल। और ऐसा हो, बहुत खुशी होगी, क्योंकि एक बारी जो सहमति आ जाती है, एक इच्छा, विलिंगनेस जिसे कहते हैं, तो फिर रास्ता बहुत आसान हो जाता है उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जी। तो दुबई का बहुसांस्कृतिक वातावरण आपके लिए कैसा अनुभव रहा है, और इसने आपकी लेखन को किस तरह प्रभावित किया है? हम कहते हैं हम प्रवासी भारतीय हैं, तो हम प्रवास में रहकर जो देखते हैं, तो वो देखने का किस तरह की कहानियां आप रचती हैं, कैसे उसका लेखन पर क्या प्रभाव पड़ा है? अम, प्रवास में रहने का बहुत ज्यादा मैं लाभ हुआ है। मैं इतना कहूंगी कि जब लेखन को या जीवन को भी देखने का हम्म, एक जो हमारा जो दिमाग है वो विकसित ही होता है, बढ़ता है कि अ, चीजें ऐसे भी होती है, लोग ऐसे भी रहते हैं। और ये बात भी समझ आई कि एक कोर लेवल पे मनुष्य मनुष्य होता है, उनकी उनकी पीड़ाएं एक जैसी होती है, उनकी स्थितियां एक जैसी, उनके भाव भी एक जैसे, उनका रहने का तरीका अलग हो सकता है थोड़ा बहुत,
लेकिन घुमा फिरा के वो मनुष्य होता है, और एक जैसे भाव होते हैं, एक जैसा जीवन होता है उनका। हम्म। हम्म। वही हम खाते हैं, पीते हैं, देखभाल करते हैं, आसपास के लोगों को प्रेम करते हैं, ये सब सब जगह होता है। ठीक है, अब उनके कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कुछ भी व्यवस्था, कोई भी शायद किसी समय जब व्यवस्था बनाई जाती है तो वो परफेक्शन के हिसाब से ही बनाई जाती है कि ये बहुत अच्छा रहेगा, वो उस काल की व्यवस्था होती है। लेकिन अगर उसको समय बदल। लगातार उसको अपडेट नहीं करा, या उसमें देखा नहीं गया, हम बदलते गए और व्यवस्थाएं वो वहीं की वहीं, व्यवस्था वहीं की रहे तो वो मैच नहीं हो पाती हैं। वो मैच नहीं हो संतुलन पाए। नहीं हो पाता है। ये सब देख पाना ही अपने आप में बहुत बड़ा ब्लेसिंग बोलूंगी कि हम लोग बाहर हैं। और दूसरी चीज कि जब आप भारत में होते हैं तो उन्हीं की समस्याओं में इतने उलझते हैं कि आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन जब दूर से उनको देखते हैं प्रवास से, तो वो आपको बहुत साफ से नजर आती साफ है। नजर आती है। तो जो वहां पर आप एज से देखते हैं तो आपको वो पीड़ा भी नजर आती है, उसके कारण भी नजर आते हैं, और वो जो आपने एक शब्द यूज किया, बेवकूफ होना हाँ। जिसे कहते हैं, तो वो खुद भी लगता है कि इतनी सी बात नहीं समझ आ रही। लेकिन ये भी एक करुणा का विषय है कि हम कभी कभी पीड़ा में होते हैं तो हम भी उससे गुजरना तो पड़ता ही है। उसे बाहर आके हम देख सकते हैं, अरे अब पिछली बारी बातें होती, हम कई बार कहते हैं अरे ये क्या है, छोटी सी बात थी, हमने इतना बतंगड़ बना लिया था उस चीज को, अगर हम उस काल में जाए। तो ऐसा ही शायद सारे मनुष्य के साथ होता है। प्रवास में वो बहुत अच्छे तरीके से देख पाते हैं जी कि जी। क्या सही क्या गलत है, कितना जरूरी है ये सब, और बिल्कुल। कहाँ मैं देना है कहाँ नहीं देना, ये हम्म। सब चीजें। ये वही बात हो जाती है कि जब आप सीमित होते हैं, आपका दिमागी कटोरा छोटा होता है और उसमें ज्यादा चीजें डालने की कोशिश की जाए तो चीजें बिखरती हैं बाहर की तरफ। अब वही है कि जब आपका कटोरा बड़ा हो जाता है, समाने की शक्ति ज्यादा आ जाती है। तो वो बिल्कुल। मुझे लगता है प्रवास से ही आती है। हमारे जो पहले के भी महान संत रहे हैं वो यही कहते थे कि भ्रमण करिए, और हम्म, भ्रमण जितना आप देखोगे उतना आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या क्या है। बिल्कुल। अब वही कूप मंडूक जैसी स्थिति हो हम्म। जाती है जब हम कहीं घूमते, या हम मान के बैठ जाते हैं, नहीं यही लाइफ है, यही जिंदगी है, यही, इससे ज्यादा क्या होगा बाहर। तो हम्म। एक अहंकार का कह लो, या फिर ये कह लें कि हम ही सही हैं, तो वो तो उनको कुछ नहीं किया जा सकता ऐसे लोगों को। तो ये एक ये हम्म। तो बहुत अच्छा लगता है, और फिर हमारे लेखन में भी कहीं ना कहीं आता ही है। बिल्कुल, कहीं एक कहानी पढ़ी थी मैंने, बड़ी अच्छी, अध्यात्म से ही जुड़ी थी कि एक बहुत बड़ा गुरु था, मतलब वो अपने आप को बहुत गुरु मानता था कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है। तो वो स्वर्गवास हो जाता है उनका, तो जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि मैं वहां का गुरु हूँ। तो बोले कौन गुरु, कहाँ से आए हो? तो बोले अच्छा। अरे दरवाजा खोलो, आप नहीं जानते, मैं भारत, जो भी अगर नाम उन्होंने लिया, तो मैं वहां से आया हूँ। कहते कहाँ कहाँ का भारत क्या? तो वो कहते हैं वो मैं, धरती है, पृथ्वी है। बोले कौन सी पृथ्वी? बोले कौन सी पृथ्वी, मतलब और भी पृथ्वी है? अब आप सोचिएगा कि जब हम विस्तार पर जाते हैं तो उन्होंने बताया कि एक गैलेक्सी है, मैं उस पृथ्वी का हूँ। तो बोले कौन सी गैलेक्सी? अब विस्तार हो रहा है कि आप देखिए कि जब आप विस्तार पर जाते हैं तो आप खुद को कितना छोटा पाते हैं। छोटा लगता है पाते कि हैं। हम हैं ही नहीं, हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तो इस तरह से फिर उनका घमंड चूर चूर हुआ कि मैं, मतलब जो भी मैं धारण करके चल रहा हूँ कि मैं गुरु हूँ, मैं ये हूँ, तो मैं तो कुछ भी नहीं। तो वही हम अपने फिर से पहले वाली बात पर आ गए कि जी। कुछ नहीं में विलीन होना, ये बहुत। कुछ नहीं, ये जी। बहुत जरूरी है अपने लिए, अपनी शांति के लिए, अपने अपने आप को भाग्यशाली बनाने के लिए, कि चलो इत्तेफाक से ही अगर ये जन्म मिला है तो हम्म। इसको पूरा खुश होके जो भी है, और हर एक मोमेंट परफेक्ट है। आप बिल्कुल। करें कुछ ना करें, आपको जाना उसी मिट्टी में विलीन होना है। तो ना तो घमंड करें कुछ करने का, हो पाने का। हम्म। और अगर कुछ ना भी कर पाए तो बहुत ज्यादा रिग्रेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। अल्टीमेटली वही जाना है। तो आप बिल्कुल। बिल्कुल। इसमें जीवन में खुश रह पाए, और आप मतलब आप शांति से रह पाए, खुश रह पाए, आपने किसी का बुरा नहीं किया, धरती को वैसे ही छोड़ के चले गए हम्म। जैसे आए थे, ये बहुत बिल्कुल, जरूरी है। ये खराब यही बात होगी कि किराएदार हैं आप,
आपको घर मिला है तो किराया यही है कि आप उसका सर्वनाश ना करें, उसे सही रखें। नहीं। सर्वनाश तो हाँ, इतना काफी है इंसान के लिए और शायद धरती के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। यही चीज है जो कि नहीं समझ पा रहा है इंसान। और चलिए ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसमें समय के चक्र में होगा ही। और जी। इन पर अपना बस नहीं है कुछ न, और किसी का बस नहीं है। जिसे हम शायद समझते हैं कि ये पर्यावरण का नाश हो रहा है या कुछ कर रहा है, एक तरफ वही चीज उन्हें ग्रोथ नजर आ रही है कि हमने बहुत कुछ अचीव किया है, हमने बहुत कुछ हासिल किया है। तो ये वही है कि मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये चीजें कैसे बिगड़ रही टाइम साइक्लिक है, मुझे लगता है हैं। चक्र है। चक्र है ये। जी। क्योंकि ये अभी किसी से बात करते समय हमारे दिमाग में यही आया था कि लोग कहते हैं कि मतलब धीरे बोलो, अच्छे अच्छा बोलो ताकि एनवायरनमेंट अच्छा रहे। इतने बड़े बड़े ब्लास्ट कर रहे हैं, देशों की लड़ाइयाँ हो रही हैं। कहाँ है वो बुद्धिजीवी जो इन चीजों को रोक नहीं पा रहे हैं? इनको अब नहीं समझ में आ रहा है कि पर्यावरण खराब हो रहा है या नहीं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं इतनी गर्मी से। जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, लाउड स्पीकर लगा रखे हैं, अब नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, अब किसी की जबरदस्ती। वही वाली बात है कि हम किसी महजब मतलब आपकी प्रार्थना आप करें ना, घर के अंदर होनी चाहिए आपकी। घर से तहरी से बाहर आप, जीवन है बस वैसे समाज के उसमें रहिए। अपना धर्म और अपनी जो आस्था है वो आप तहरी के अंदर रखिए, तो वो बेहतर रहता है। आप भी ठीक रहते हैं, आपके ईश्वर आपके लिए है, ना कि सबको बताने के लिए मेरे पास ईश्वर है। सो बस यही सब चीजें हैं, जब समझ आए इंसान को तब है। जी। पता नहीं। ये तो मतलब बहुत ही ये हो गई कि चलो ठीक है, छोटा मोटा छोटी मोटी चीजें हर धर्म में थोड़ा सा आवाज होता है। मगर ये जो मैं बता रही हूँ कि देश के देश लड़ रहे हैं, अब ये इसे एक हाँ, पर्सपेक्टिव बताइए। में ले गए हैं, कहते हैं ये युद्ध ये है। तो ये ये सर्वनाश सब का कारण नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आता कि आज के युग में भी जब आदमी इतनी तरक्की कर चुका है, आप युद्ध कैसे कर सकते हैं, या इस तरह से कैसे कर सकते हैं कि बिल्कुल आप में फिर गुफाओं में ही रहना चाहिए था, बाहर ही क्यों निकले बिल्कुल अगर मार। बिल्कुल। तो नहीं बहुत समझ आता। चीजें हैं, बड़ी अलबेली सी चीजें हैं जिनके सवाल का जवाब मिलता ही नहीं है। मिलता ही नहीं, सही कह रही हूँ। जी। तो यहाँ की संस्कृति और रहन सहन ने आपके भीतर कौन से नए दृष्टिकोण और भावनाएं जगाई हैं, स्नेहा जी? मैं शायद आपसे बता ही चुकी हूँ कि संस्कृति और रहन सहन जो देखती हूँ उसमें कुछ खामियां नजर आती हैं मुझे, और स्त्री शोषण भी नजर आता है। फिर ये भी नजर आता है कि अ, अगर आप कहेंगी कि मैं कौन सी विधा में लिखती हूँ, तो मैं मेरी इनमें सब्जेक्ट्स हैं कि नकाब करना और ये सब करना, वो एक ही मजा, मतलब स्त्री पर ही क्यों उसका दबाव सारा है। इस तरह की चीजें बहुत सी आती हैं जिनके जवाब नहीं होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत मॉडर्न लोग भी हैं जो बिल्कुल भी नहीं मानते और उसी कम्युनिटी से आते हैं। तो ये मुझे लगता है कि निजी तौर पे आप किस तरह से आपने अपने आप को कैसे डेवलप किया है, अपने माइंड को, और अपने धर्म को किस तरह से लिया है। क्योंकि धर्म तो मतलब सब अच्छा कर्म को धर्म कहते हैं। एक ठीक अच्छी है, अब शैली। एक कर्म को धर्म कहा जाता है कि, और जो न्यायपूर्ण हो सबके लिए। न्यायपूर्ण तो हो, एक शुद्ध जीवन शैली हो। शुद्ध जीवन शैली। तो वो ये हाँ। तो ये बहुत गलत तरीके से कुछ लोगों ने समझा है। तो वो सब देखते हैं, वही वाली बात है कि देखते हैं, लेकिन हम भी अपने आप को ये नहीं समझते कि हम जाके इंटरफेयर करें। तो ठीक है, उनको ऐसे जीना है। दिस इज लाइक ये दे उनका वे ऑफ लाइफ है, तो अगर वो खुश है तो खुश है, एज लॉन्ग एज की पड़ोसी को डिस्टर्ब नहीं करे या बस कुछ नहीं बस करे। बस, आपकी तो आजादी अभी तक आजादी है। वो कहते हैं कि एक हाँ, अम्ब्रेला घुमाने की भी आजादी है, लेकिन तब तक जब तक उसकी नोक किसी और को चुभे ना। और कुछ भी ना, सही बात है। जी। तो इसलिए कुछ कहते नहीं है, सिर्फ देखते हैं और जो चीज गलत लगती है उसको लिख देते हैं। हम्म, और कई बार इग्नोर भी कर देते हैं कि ठीक है, शायद कभी उन्हें समझ आए। हम्म। अभी नहीं तो नई जनरेशन सिखा देंगी, अभी ये इनको नहीं आया। मतलब यही है ना कि जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो बच्चे सिखा देते हैं, फिर बिल्कुल बिल्कुल, समय के साथ फिर चीजें हो ही जाती हैं। बदल जाती है, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं कुछ बोले। जी जी।
बिल्कुल सही कहा आपने कि समय के साथ चीजें बदलती हैं और जो हम नहीं सिखा पाते वो आने वाली जनरेशन सिखा देती है। ये जनरेशन से मुझे याद आया कि आजकल जेनजी के बारे में बहुत चल रहा है तो कुछ लोग कहते हैं कि वर्कलोड जो था, ऑफिस इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक हो गया था, बहुत ज्यादा काम दिया जाता था लोगों को, काम करते करते कहीं हार्ट अटैक आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहे हैं। तो ये जो जेनजीज आए हुए हैं, इनके जो काम करने का तरीका है वो बड़ा ही ऐसा है कि भाई, मतलब हम टू एक द पॉइंट, थोड़ा बहुत करा बिल्कुल, हाँ करा लो, तुम करा लो तो मतलब बहुत बड़ी बात है। लो। धीरे तो हमें बस बिल्कुल, हमारे सीने दो तो वही है कि जो हम नहीं सिखा पाते वो हमारी आने वाली जनरेशन सिखा ही देती है। तो दिखाई इसमें देती। मैं बहुत फर्क है। बिल्कुल, स्नेहा जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बताइए। ओके। प्रवासी होने के कारण आपके लेखन में कौन सा नया आयाम या व्यापक दृष्टिकोण जुड़ गया है? काफी कुछ आप बता ही चुकी हैं, तो बट मैं थोड़ा सा इसे विस्तार में जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि आप नकाब पर लिखती हैं या नारी विमर्श पर लिखती हैं, तो आपने बताया कि शोषण भी, लेकिन दुबई जो है वो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहां पर नए नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, लोग देश विदेश के लोग वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आ रहे हैं रहने के लिए, और सेफ्टी भी बहुत है। और ये बहुत, मतलब मैं कहूँगी ब्लेसिंग्स है, हम लोग बहुत अच्छी जगह पर है। और देखिए, मोनार्की होते हुए भी विजन जो है, जो उनका है, लीडर जो हमारा है, उनका इतना व्यापक है कि वही एक ब्लेसिंग है कि आप अपना प्रॉफिट भी देख रहे हैं, दूसरा लोगों को शांति बनाए, इतने सारी नेशनैलिटीज में शांति बनाए रखे हैं, इतने नियम कानून आपके बहुत अच्छे से आपने बनाए हैं जिसको कोई तोड़ नहीं पाता, और सबका कंट्रोल है। किसी तरह से है। अब एक हम जब किसी से बात करते तो कहते हैं भारत इतना बड़ा है, दुबई तो इतना छोटा सा है, समझते हैं, पर वो एक एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल तो बन ही सकता है ना सबके लिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं, हम सीख नहीं सकते कि जो ये कर रहे हैं वो व्यापक तौर पे कैसे किया जाता है, और हमारे देश में चलता भी ऐसे ही है कि हमारी स्टेट्स हैं, सब हैं। पर अगर हम सुपरविजन और नियम कानून को ठीक से करते हैं, और आई थिंक शिक्षा में भी ये लाएं, जो एक ईमानदारी से हाँ सेवा भाव, जी। जो आप पैसा लेते हैं, या अगर आपको खाने के लिए, जीविका के लिए पैसा मिलता है, उसका उसको चुकाना तो चाहिए कम से कम। ये नहीं कि उस पे बैठ के और अब पलने लग गए, सरकार में पलना नहीं चाहिए नहीं चल चाहिए, और एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाना चाहिए। ना। बहुत अच्छी बात कही आपने कि बदलाव, शिक्षा में बदलाव। जब मैं भारत में थी, मुझे यहाँ आए हुए करीबन 18-19 साल हुए हैं। तो भारत की जो शिक्षा थी और यहाँ पर जो हमारे बच्चों को शिक्षा मिली है वो बिल्कुल अलग है। आपने भी जी, इसका अनुभव किया होगा वहां पर। बिल्कुल किया है मैंने, और वो तभी मैंने जाना भी इस बात को कि बहुत थियोरेटिकल हम पढ़ाते हैं। हालांकि हमारे बच्चे बहुत मजबूत भी हो जाते हैं उससे, क्योंकि एक ही तरह के अभ्यास से मजबूती तो आती है, पर एक ही तरह आती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की किस स्मार्टनेस क्या है, या फिर अगर अगर सोच आप को जॉब, बढ़ाने की, हाँ, को उस चीज विस्तारित करने की। ज्ञान को, तो हम बहुत, कभी कभी मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है हमारी अभी तक की जो भाषा प्रणाली है वो इंसान को नहीं, ज्ञान ज्ञान नहीं देती है, वो शिक्षा तैयार प्रणाली। सिर्फ कि अच्छी जॉब मिल जाए या अच्छा काम कर सके। सतत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, वो वाली शिक्षा प्रणाली चल रही है अभी तो भी। सेवक तैयार करते हैं, हम लीडर तैयार नहीं ये करते। तैयार करना चाहिए। तो लीडर तो वहां से, अब मैंने देखा, मैंने खुद के बच्चे गए हैं, बेटी ने मैनचेस्टर से सिविल, ये सॉरी, केमिकल इंजीनियरिंग करी है, फिर और ग्लोबल मैनेजमेंट मास्टर्स अभी करने गई है। बेटा भी वहां से पढ़ा है, तो मैं पढ़ाई का इतना अंतर देखा। असाइनमेंट्स है उनके, चॉइस है, आप चुनाव है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़ सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज भी आप चूज कर सकते हैं। फिर क्या यही चीजें आपको एंटरप्रेन्योर्स बनाती हैं, आपके अंदर से वो निकालती हैं कि आप करना क्या चाहते हो। लोग खुद जान पाते हैं बच्चे, पढ़ते पढ़ते लोग, अगर बच्चा जान जाए कि वो करना क्या चाहते हैं, अच्छा किसमें अच्छा, हाँ, अच्छा है, तो बिल्कुल। ये बहुत बात है। जबकि मेरे बच्चे हम्म। 12th तक वो 96% वाले बच्चों में से रहे हैं। तो वो एक बारी मेरे बेटा मुझसे बोला
कि हम मम्मा हम सब में इतना अच्छे हैं कि हमको नहीं पता कि हमको क्या करना, हम तो सभी कर हम्म। सकते हैं। तो हम्म। अब ये ब्लेसिंग भी थी, प्लस एक चिंता की बात थी कि उनको खुद नहीं पता कि वो कि हमें किस ओर जाना है। किस ओर जाना है। तो ये बाहर जाके उनको थोड़ा सा हुआ, और अब की यात्रा जारी है, ये कह नहीं होता सकते। है बच्चों को कि ऐसा होता है ना कि हाँ, पूरी स्टडी में फोकस कर रहे होते हैं बच्चों की, तो धीरे धीरे उनके सारे सब्जेक्ट, तो वो कंफ्यूजन आ जाता है कि कोई एक बड़ा हो सब्जेक्ट में हाई हो तो उन्हें लगे कि भाई कि हाँ हमें ये हमारा ये पसंदीदा है। अब मेहनत सब में चल रही है तो वो सभी एक साथ पैरेलल वे में जा रहे हो। पैरेलल। अच्छा, तो बचपन में जो मुझे ऐसा लगता है कि चलिए आगे का तो फिर भी ठीक है, मतलब जो सेकेंडरी लेवल की पढ़ाई है या हायर एजुकेशन है भारत का, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। मैं आती हूँ अभी पहले बिल्कुल छोटे लेवल पे, किंडरगार्टन। मैंने यहाँ देखा कि बच्चों को किस तरह से सिखाया जाता है ये ऑनेस्टी, फिर आपकी मतलब लालची नहीं होना चाहिए, स्वच्छता, ये सारी चीजें बचपन में वो ट्रेनिंग देते हैं। और ये थैंक यू बोलना, ग्रीट करना किसी को, और किस तरह से सम्मान दिया जाता है, किस तरह से अपनी कंट्री को साफ रखना चाहिए। जैसे वो बच्चा चॉकलेट भी खाएगा तो वो रैपर बाहर फेंकेगा ही नहीं, वो अपनी थैले में डाल लेगा, घर आकर के फिर भले ही निकाल के फेंक दे। तो ये मैं कहूँगा है डेफिनेटली। हाँ, तो ये जैसे जैसे अब बच्चा बड़ा हो रहा है उसको अपने आप उस चीज का सम्मान आता जाता है। और स्पेशली हम मदर टंग में ये चीजें सिखाते हैं। जैसे कि हम मदर टंग में 3 तरह से भाषाएं सिखाते हैं बच्चों को। तो एक ओरल होता है, ओरल में ऐसा होता है कि पिक्चर दी जाती है बच्चे को, और वो पिक्चर ऐसी होती है कि यही चीजें सीखता है बच्चा। कि जैसे MRT है, ट्रेन है, और उसमें आप बैठे हैं और कोई गर्भवती महिला खड़ी है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको खड़े हो जाना चाहिए, उनको सीट देनी चाहिए, उनको ज्यादा आवश्यकता है, बुजुर्ग हैं तो उनको पहले सीट दें। तो ये जो जी, चीज है कि कोई बुढ़िया खड़ी है तो पता चला दो दो लोग खड़े हो गए हैं। तो सही देखिए बात है। कितना फर्क पड़ता है इन चीजों से। और वहीं अगर कोई बुढ़िया ऐसे बैठी है और मतलब खड़ी है और कोई देख ही नहीं रहा है उसकी तरफ, तो ये व्यवहार और उस व्यवहार में कितना अंतर होता है। देखो ये हमारी, मैं खुद कहती हूँ कि हमारी शिक्षा बहुत ज्यादा भारत में अधूरी है। हम्म। और क्या कि माँ बाप भी कितना सिखा सकते हैं, और वो खुद स्कूलों में मिलती है। में तो सिखाएंगे कैसे। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ जुबानी तौर पे उनको उनके व्यक्तित्व में जो इंग्रेन करना। डालना है वो चीजें उनको, ये मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी मातृभाषा में मतलब जो कविताएं और ये चीजों सिखाने की बजाय पहले आप इस तरह से सिखाना शुरू करें कि आपको ट्रैफिक लाइट नहीं तोड़ना चाहिए, माँ बाप को ऊंची आवाज से नहीं बात करना चाहिए, या जो भी अच्छी अच्छी चीजें धारण करवानी है बच्चों को, तो बचपन से ही ये चीजें कम से कम प्राइमरी तक, जब तक उनका प्राइमरी लेवल खत्म नहीं होता है वो करें। और उसके बाद फिर आगे एजुकेशन, मतलब सिर्फ एक मदर टंग लेकर चले और तो सारे सब्जेक्ट जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें तो भी सही है। जी। मैं इस बारे में एक और पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि पता नहीं कब ये पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर जो डेवलप हुआ है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था खराब है। कि हमको बिल्कुल सारी शुरू से ही और अंत तक 12वीं तक पढ़ाई ये होती है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो कभी कभी मुझे समझ नहीं आता अच्छे कॉलेज सारे अच्छे क्यों नहीं है। तो सारे अच्छे क्यों नहीं है, तो जिससे कंपटीशन कम हो। बिल्कुल। अब अच्छे से करेंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी कंपनी मिलेगी तो प्रोफाइल अच्छा हो। तो वो एक चेन है जो बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर भी हो जाती है, पेरेंट्स के तरफ ऊपर। भाग रहे हैं और इस अच्छाई का फायदा उठाकर वो लूटते भी हैं अच्छी तरह से। हाँ, बिल्कुल। कॉलेजेस और ये सब, उनकी फिर फीस भी हाई हो जाती है कि भाई उनको एक टैग मिल गया कि वो अच्छे हैं। जी। तो हम्म। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने साहित्य के माध्यम से आप अपनी आने वाली पीढ़ी को कौन सा जीवन संदेश देना चाहेंगे? हमने काफी संदेश दे दिए हैं मुझे ऐसा लग रहा है, और फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे। मुझे तो लगता है कि जो नई पीढ़ी है वो हमसे ज्यादा कहीं समझदार लगती है मुझे। थोड़ी सी जो हमें अगर अब एक सेफ्टी उनको दे सके, जहाँ और एक्सप्रेशन, वहाँ अभिव्यक्ति की आजादी दे सके, और जो संस्कार के नाम पे जो दबाव है उसको हटा सके। क्योंकि संस्कार के नाम पे जब तक आपका व्यवहार अच्छा ना हो, आप भी तो रिस्पेक्ट के काबिल बनिए। तो ये सब चीजें ना बड़ों को वो इन्वायरमेंट देना चाहिए जिससे कि वो वो सीखें।
आप भी सीख लेंगे और वो सब सही कर देंगे। एक व्यक्तित्व का विकास करना और उसको वो वातावरण देना, ये हमारे जिम्मेदारी। परिवार का या माता पिता का काम है, या समाज का भी। जी। तो बस इतना कर दें, इतना बहुत है। जी। और जी। तुम्हें। बिल्कुल। तो अब हम अपने साक्षात्कार के आखिरी चरण में हैं स्नेहा जी। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हृदय का वह अनछुआ सपना कौन सा है जिसे अभी पूरा करना चाहती हैं, आप पूरा करना चाहती हैं? कोई ऐसा देखिए सपना? ये सब बातों बातों में मैंने अपना शायद सपना भी बता ही दिया कि अगर साहित्य के लिए कुछ ऐसा ऐसी संस्था बना सके जाने से पहले, कि जहाँ इस बात की अहमियत समझ के कि साहित्य कितना जरूरी है और वही हमारा जीवन है, और उसका अच्छा होना, उसका सच्चा होना मायने रखता है आगे की पीढ़ी के लिए भी। और तो हम मिलके कुछ ऐसा कर सकें, जैसे आपने कहा कि भारत में भी तो ये आप जो कर रही हैं इसी तरह का कुछ यहाँ पर भी कर पाए किसी से मिलके, क्योंकि अकेले सोच सकते हैं लेकिन फिर भी एक टीम तो चाहिए होती है करने के लिए। और अगर मैं ये कर पाई तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी। बाकी सब है दुनिया में, ऐसा कोई भी सपना नहीं है जो मतलब जीवन से बड़ा होना चाहिए सपना। काफी तो सपने पूरे हो चुके हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। संतुष्ट हैं आप काफी जीवन से? मैं संतुष्ट इसलिए भी हूँ कि इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज हमारा अच्छा रहे वो ज्यादा जरूरी है, और अच्छा लिख सके और सब खुश रह सके, आनंदित, आनंद का जो वातावरण है तैयार करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि सारी प्रॉब्लम ही वहीं से, कोई आनंद में नहीं है। छोटी छोटी चीजों में एक साधारण से जीवन में जो आनंद होता है उससे वंचित हो गए हम, मुझे लगता है जो गांव में हुआ करता था। तो वो सब अगर समझ लें और छोटी छोटी चीजें, अपनी जरूरतें कम करके भागना बंद कर दे, लोग जीना शुरू कर दे, तो ये बहुत, ये देखना चाहती हूँ मैं। पता नहीं पूरा होगा ये नहीं, पर उसके लिए कोई भागीदारी अब अगर मैं बहुत कर सकती। चीजें इंटर कर गई है ना, मशीनें भी इंटर कर गई हैं, इंसानों से इंसान तक की दूरी भी कम हो गई है। बहुत, जैसे जिस तरह से हमने कहा कि जानकारी इतनी सारी हो गई है, वैसे इर्द गिर्द के लोग भी कहते हैं लोग कि इंसान अकेला हो गया है, लेकिन कुछ चीजों के लिए इंसान अब अभी भी लोग ढूंढ लेता है कि जो अपने जीवन में वो ले आता है जल्दी से, और सही मायने में अपने माता पिता या अपनी परिवार की ओर नहीं ध्यान दे पाता है, जिस वजह से भी उनका सुख क्षीण होता है। जी। जी। तो वीएसएस सिंगापुर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आपसे ही जाना मैंने उसके बारे में, और इतनी अच्छी जगह आप रहती हैं सिंगापुर में, और इस तरह से जैसे अगर मैं सेम जो प्रश्न आप, अगर आपने मुझसे करे और वही मैं आपसे करूं, तो आपने भी काफी कुछ बताया मुझे कि उनकी संस्कृति और रहन सहन के बारे में जब आपने जाना, और आप कहती हैं कि यही भारत में भी अगर अप्लाई हो जाए धीरे धीरे, तो वो हमारी जनरेशन भी ठीक होगी, हमारा समाज भी अच्छा होगा, हमारी सरकार भी अच्छी होगी, लोग शायद मनी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाए तो भी काफी समस्या है। क्योंकि हाँ, मुझे नहीं समझ आता, ये बात कभी समझ नहीं आती कि कोई कितना अमीर कैसे हो सकता है और जबकि इतने लोग गरीब हैं। सो कंट्रोल ये सब करेंगे। शायद डर पैदा करना न्याय के प्रति, बिल्कुल। और वो तोड़ना, मतलब जो तोड़ना है वो कितना बड़ा अपराध है, इस चीज का एहसास जब लोगों को हो जाए तो क्राइम बहुत कम हो जाता है। कम हो जाता है। और अब वही है कि बहुत उलझा हुआ है सब, धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। टाइम लगेगा पर होगा एक दिन। क्योंकि जीवन बदलता है, दुनिया बदलती है। परिवर्तन संसार का नियम है। स्नेहा जी, नियम। बहुत अच्छा लगा आपसे जी। बात करके। और आप हमारे मंच तक आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा, जान के अच्छा लगा। विश्व साहित्य सेवा संस्थान के बारे में मैं और जानना चाहूंगी, तो मैं जुड़ी रहूंगी जरूर। और फिर कभी मुलाकात होती है। बहुत मैं आभार आपसे आपकी। बात करके, और आप हमारे मंच तक आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा, जान के अच्छा लगा। विश्व साहित्य सेवा संस्थान के बारे में मैं और जानना चाहूंगी, तो मैं जुड़ी रहूंगी जरूर। और फिर कभी मुलाकात होती है। बहुत आप
नमस्कार। मिलते हैं। थैंक यू। जी।